हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा ये 6th लेक्चर है ऑन द टॉपिक एडमिशन ऑफ पार्टनर। इससे पहले हम लोग फंडामेंटल ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ चुके हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज ही हमारा 6th लेक्चर है और इस लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, तो चलिए डिटेल में देख लेते हैं इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है या कब किया जाता है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट होता कब है। ठीक है, उसके बाद हम रीवैल्यूएशन अकाउंट देखेंगे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, और उसका फॉर्मेट देखेंगे और उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी हमें करना है इस लेक्चर में। ठीक है, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अगर पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। रीवैल्यूएशन मतलब क्या होता है? रीवैल्यूएशन, री मतलब दोबारा, वैल्यूएशन मतलब वैल्यू निकालना। ठीक है, तो याद रखिए जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ऐड होता है, यानी एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर होता है, या फिर कोई भी पार्टनर रिटायर होता है, या अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, या फिर अगर पार्टनर किसी भी रीजन से अगर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, तो उस केस में देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने एसेट्स को फिर से रीवैल्यू करती है, फिर से उनका वैल्यूएशन करती है, फिर से उनकी वैल्यू निकालती है कि आज की तारीख पे उनकी करंट वैल्यू क्या है। ठीक है, और अपनी जो भी लायबिलिटीज पेबल हैं उनका रीअसेसमेंट करती है। ठीक है, क्यों करती है? अब ये सवाल आया कि ये जो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट है या रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों करती है, व्हाई? ये ऑर्गेनाइजेशन अपने एसेट्स हैं उनका वैल्यूएशन इसलिए करती है ताकि जो भी एसेट्स हैं उनको करेक्ट वैल्यू, जो आज की जो मार्केट वैल्यू है, उन पे रिकॉर्ड किया जा सके। ठीक है, याद रखिए जो भी एसेट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, उनका वैल्यूएशन चेंज होता है विद टाइम। देखिए कुछ एसेट की वैल्यू क्या होती है, समय के साथ बढ़ जाती है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे लैंड का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, या फैक्ट्री है। ठीक है, इन ये सब क्या है, इनकी वैल्यूएशन समय के साथ और इंक्रीज होती है। जबकि कुछ एसेट हैं जैसे मशीनरी है, उनका वैल्यूएशन क्या होता है, समय के साथ डिक्रीज होता है। मशीनरी में डेप्रिसिएशन लगता है जिसके कारण क्या होता है, उनका वैल्यूएशन डिक्रीज होता जाता है समय के साथ। ठीक है, तो जिस तारीख को कोई नया पार्टनर ऐड हो रहा है, या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, या डेथ हो रही है, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर पार्टनर्स चेंज कर रहे हैं, तो उस तारीख में उस ऑर्गेनाइजेशन के पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटी पेएबल है। ठीक है, ये कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, इसीलिए कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया कि क्यों किया जाता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये आता है कि कैसे किया जाएगा ये जो रीवैल्यूएशन करना है। रीवैल्यूएशन मतलब एसेट की फिर से वैल्यू निकालनी है, करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से एसेट की वैल्यू को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, बट कैसे किया जाएगा? तो इसका जवाब है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट, या जिसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा गया है। ठीक है, तो इस अकाउंट की मदद से जो भी एसेट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो भी लायबिलिटीज हैं ऑर्गेनाइजेशन की, उनको एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, जो भी एसेट्स हैं, जो भी लायबिलिटी है, उनको एडजस्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एन अकाउंट whose name is revaluation account। ठीक है, तो revaluation of asset के केस में हम जो अकाउंट बनाते हैं उसका नाम है revaluation of account, और इस अकाउंट में हम जो भी एसेट्स की जो इंक्रीज वैल्यू है या जो डिक्रीज वैल्यू है, लायबिलिटी अगर बढ़ी है या घटी है, तो जो कुछ भी शो करना होता है वो इसी अकाउंट में शो करते हैं, revaluation अकाउंट में। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इंक्रीज और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट एंड लायबिलिटी। जो भी जितने भी एसेट हैं, जितने भी लायबिलिटीज हैं, उनकी वैल्यू में जो भी इंक्रीज हो रहा है या जो भी डिक्रीज हो रहा है, वो सब कहाँ शो किया जाता है, वो इसी अकाउंट में शो किया जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में।
ठीक है। और इस रीवैल्यूएशन अकाउंट से जो भी गेन या कह लीजिए जो भी प्रॉफिट आता है या जो भी लॉस आता है उसका क्या किया जाता है, तो उसका जवाब ये है कि अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट से जो भी प्रॉफिट आता है या जो भी लॉस आता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, जैसे अगर हम लोग ये यहाँ पर तो हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर का केस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यानी दो पार्टनर सपोज करिए हैं और एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ऐड हो रहा है। तो जब नया पार्टनर ऐड होगा उससे पहले क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएगी। ठीक है, और अगर उसमें कोई भी गेन आता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट आता है तो वो जो प्रॉफिट होगा वो ओल्ड पार्टनर्स जो दो पहले वाले पार्टनर थे, ठीक है, ओल्ड पार्ट में उस गेन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दिस इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। अब हम देखते हैं कि फॉर्मेट क्या होता है, कैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। तो दिस इज द सिंपल फॉर्मेट। ये देखिए फॉर्मेट एकदम सिंपल सा है, लेजर का फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स है यहाँ पे, ये पर्टिकुलर्स है, फिर अमाउंट का कॉलम है, फिर पर्टिकुलर्स है, फिर अमाउंट का कॉलम है, डेबिट साइड है। ठीक है, इधर डेबिट साइड है, इधर क्रेडिट साइड है, सिंपल लेजर का फॉर्मेट है। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब सवाल ये आता है ये रीवैल्यूएशन अकाउंट किस टाइप का अकाउंट होता है। हम जानते हैं अकाउंट जो है, तो अकाउंट तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड तीसरा कौन सा होता है, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है किस टाइप का अकाउंट होता है बताइए। तो ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड रूल हम जानते हैं, क्या रूल है कि अगर कोई लॉस हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसको डेबिट। अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसको हम करते हैं डेबिट, और अगर कोई गेन हो रहा है तो उसको क्या करते हैं हम क्रेडिट। सेम लॉजिक यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं आप, चलिए फॉर्मेट पहले। तो पहले मैं क्रेडिट साइड एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो याद रखिए जब भी कोई गेन हो, मतलब अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही हो तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो किया गया यहाँ पे बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो ये गेन है ना, तो इसलिए क्रेडिट है। अगर लाइबिलिटी कम हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन की लाइबिलिटी जो पेबल है वो अगर कम हो रही है तो ये भी तो फायदा है, गेन है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इसे हमने क्रेडिट किया है। ठीक है, अगला क्या है, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट। सपोज करिए ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एसेट थे जो अभी तक बुक ऑफ अकाउंट में एसेट थे लेकिन वो बुक ऑफ अकाउंट में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किए गए थे। ठीक है, फिर फाइनली जब ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सारे ही एसेट को रीवैल्यू करने लगी, फिर से उनका वैल्यूएशन निकालने लगी, तो वो एसेट भी मिल गए। तो अब ये अच्छी बात है ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कुछ ऐसे एसेट जो अभी तक बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं थे अब वो भी एसेट मिल गए। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए गेन है, तो इसको हमने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे यहाँ पे ये तीनों चीजें क्या है, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड एसेट, ये सब गेन है, तो इसे हमने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया है। ठीक है, नाउ कम टू डेबिट साइड। अब आ जाइए डेबिट साइड में। डेबिट साइड में क्या है, लॉसेज। अगर ऑर्गेनाइजेशन को कुछ लॉस है तो वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो पहला क्या है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो ये लॉस है ना, इसलिए डेबिट साइड रिकॉर्ड किया। अगर लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन की जो लाइबिलिटी है अगर ये इंक्रीज हो रही है तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉस है, इसलिए इसे डेबिट साइड रिकॉर्ड किया। ठीक है, फिर उसके बाद है टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अगर सपोज करिए ऑर्गेनाइजेशन की कुछ लाइबिलिटी थी जो अभी तक बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं थी, और ऑर्गेनाइजेशन जब रीवैल्यू कर रही थी तब कुछ और लाइबिलिटी निकल के आ गई, कुछ और अमाउंट पेबल निकल के आ गया कि ऑर्गेनाइजेशन की कुछ और शायद क्रेडिटर, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, एग्जांपल है कि ऑर्गेनाइजेशन के शायद कुछ और क्रेडिटर्स निकल के आ गए कि ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ यहाँ पेमेंट करने हैं, तो ये क्या है, अननेसेसरी का और लॉस हो गया ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो इसको हमने डेबिट किया है। तो समझ में आ गया, अगर जो भी लॉसेज है रीवैल्यूएशन में, जो भी लॉसेज मिले उन्हें डेबिट करिए, जो भी गेन मिले उन्हें आप क्रेडिट करिए। ठीक है, यहाँ तक रिकॉर्ड कर लिया। अब इसके बाद स्टेप क्या होता है, इसके बाद हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर ऐड करते हैं जिस तरफ कम आ रहा हो, क्योंकि हमारा एम क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट को बराबर करना ना, तो उसको बराबर करने के लिए हम बैलेंसिंग फिगर ऐड करते हैं। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट साइड ऐड होता है तो क्या मतलब होता है, गेन है ना,
ठीक है, गेन है, और ये जो गेन है दैट विल बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये जो गेन है ये ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इसे ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, और अगर डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो क्या है? लॉस है ना। ठीक है, डेबिट साइड ज्यादा मतलब लॉस ज्यादा, क्रेडिट साइड कम मतलब गेन कम। ठीक है, लॉस ज्यादा गेन कम, तो नेट में क्या आएगा? लॉस आएगा, तो क्रेडिट साइड ऐड किया जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय लॉस। और ये लॉस क्या किया जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो इस तरीके से फॉर्मेट बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट का। ठीक है, अब एक खास बात ये है कि या तो यहाँ पे, ये तो एग्जाम्पल है इसलिए मैंने यहाँ पे गेन का भी केस आपको शो किया है, ठीक है, और लॉस का भी केस शो किया है। बट जो एक्चुअल क्वेश्चन करेंगे उसमें या तो गेन होगा या तो लॉस होगा, दोनों नहीं होंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे नीचे लिखा गया है, यहाँ पे देखिएगा, ये नीचे लिखा गया है ईदर ऑफ द टू विल अपीयर, या तो ये गेन साइड रिकॉर्ड होगा या फिर ये लॉस साइड रिकॉर्ड होगा। ठीक है, दोनों नहीं रिकॉर्ड होंगे, ये गलती मत करिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं इसी टॉपिक पे। सो द क्वेश्चन इज रोहित एंड बाल शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। रोहित और बल दो पार्टनर हैं, ये प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं किस रेशियो में? 5:3। हैड द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016। आपको 31 मार्च 2016 की बैलेंस शीट दी गई है। ठीक है, लाइबिलिटी साइड है, कुछ आइटम्स दिए गए हैं, कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर है, बिल पेबल है। फिर ये एसेट साइड है और इनके कुछ एसेट्स दिए गए हैं। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल को दे डिसाइडेड टू एडमिट राहुल। 1 अप्रैल को उन्होंने डिसाइड किया कि राहुल एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में वो ऐड करेंगे। ठीक है, कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। ठीक है, ही ब्रिंग्स इन 50,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। ये जो राहुल नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ऐड हो रहा है, ये कितना कैपिटल ला रहा है? 50,000। ठीक है, द पार्टनर डिसाइडेड टू रीवैल्यू द एसेट एज फॉलोज। अब ये जो पार्टनर्स हैं फिर उन्होंने डिसाइड किया कि ये अपने एसेट्स को रीवैल्यू करेंगे, अपनी लाइबिलिटीज का रीअसेसमेंट करेंगे। ठीक है, तो फिर इनके एसेट्स की जो न्यू वैल्यूएशन है वो दी गई है आपको क्वेश्चन में। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू शो जर्नल एंट्री। आपको क्या करना है? इसमें जर्नल एंट्री करनी है। एंड यू नीड टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। आपको यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? दो पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च की, फिर 1 अप्रैल को एक नया पार्टनर ऐड हो रहा है, उसका कैपिटल दिया गया है। ठीक है, वो कितना कैपिटल लेके आ रहा है, तो इन सब इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और जर्नल एंट्री करनी है। और जो एसेट्स हैं उनकी जो करंट मार्केट वैल्यू है वो भी आपको क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करना शुरू करें। चलिए, अब सबसे पहले इसमें कहा गया है जर्नल एंट्री करनी है और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो पहले हम चलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। वैसे आप पहले जर्नल एंट्री भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रही हूँ, क्योंकि अभी हमने देखा है लास्ट स्लाइड में रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट देखा है। तो पहले मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना बताऊंगी, ठीक है, उसके बाद हम जर्नल एंट्री कर लेंगे। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए अभी हमने देखा था कि क्या आपको कैलकुलेट करना पड़ता है या क्या देखना, ऑब्जर्व करना पड़ता है कि कौन कौन से एसेट हैं जिनकी वैल्यू क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। ठीक है, और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन कौन से एसेट है जिनकी वैल्यू डिक्रीज हुई है, और कौन कौन सी लाइबिलिटीज हैं जिनकी वैल्यू इंक्रीज हुई है, कौन कौन सी लाइबिलिटीज हैं जिनकी वैल्यू डिक्रीज हुई है, वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा सबसे पहले। ठीक है, और कितनी हुई है। तो सबसे पहले चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है गुडविल। तो गुडविल को तो अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें गुडविल की जर्नल एंट्री करनी है, और जो पुराना गुडविल आपको बैलेंस शीट में दिया है वो राइट ऑफ किया जाएगा, वो अभी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो गुडविल पहले छोड़ दीजिए। हम टेंजिबल एसेट्स को यहाँ पे करेंगे। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स का रीवैल्यूएशन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो गुडविल इसलिए अभी फिलहाल छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है प्लांट। पहले प्लांट की वैल्यू क्या थी? क्वेश्चन में देखिए, पहले प्लांट की वैल्यू थी 27,000, अब प्लांट की वैल्यू क्या हो गई? 25,000। यानी प्लांट की वैल्यू क्या हुई है? डिक्रीज। कितने से? 2,000 से। अगला क्या है? डेटर। पहले डेटर क्या था? पहले डेटर की वैल्यू थी 32, पहले डेटर की वैल्यू थी 32,500, अब डेटर की वैल्यू कितनी है? 31,000। तो देयर इज अ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डेटर।
ठीक है। पहले स्टॉक, नेक्स्ट इज स्टॉक, पहले स्टॉक की वैल्यू कितनी थी 22,500, अब कितनी है 32,500, यानी इंक्रीज हुआ है। पहले बिल्डिंग की वैल्यू क्या थी, बैलेंस शीट में क्या दिया है 34,000, और अब बिल्डिंग की वैल्यू है 40,000, यानी इंक्रीज हुआ है। फर्नीचर की अगर हम बात करें तो पहले आपको क्वेश्चन में फर्नीचर का वैल्यूएशन दिया हुआ है 4,000, ठीक है, और अब फर्नीचर का वैल्यूएशन है 2,000, यानी डिक्रीज हुआ है। नेक्स्ट इज बिल रिसीवेबल, पहले बिल रिसीवेबल की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है 15,000, अब दी गई है 12,500, यानी डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि केवल दो एसेट हैं जिनका वैल्यूएशन इंक्रीज हुआ है, स्टॉक और बिल्डिंग, ये दो एसेट है जिनका वैल्यूएशन इंक्रीज हुआ है, बाकी सबका डिक्रीज हुआ है, ठीक है। स्टॉक का कितने से इंक्रीज हुआ है, देखिए स्टॉक क्वेश्चन में दिया है 22,500, बैलेंस शीट में दिया है, और नया करंट वैल्यूएशन है 32,500, यानी स्टॉक 10,000 से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ऐसे ही जब आप बिल्डिंग निकालेंगे तो बिल्डिंग आप देखेंगे 6,000 से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो अब जरा मैं आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट दिखाती हूँ। दिस इज द फॉर्मेट, ये फॉर्मेट है रीवैल्यूएशन अकाउंट का, अभी हमने देखा था सिंपल लेजर का फॉर्मेट है, डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, ठीक है, एंड दिस इज रीवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट सिंपल ऐसे करके लिखेंगे। अब इसके बाद जो है, जो जितने भी एसेट है जिनकी वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, उनको आप क्या करेंगे, उनको आप क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो जो भी इंक्रीज हो रहे हैं एसेट, उनको आप क्रेडिट करेंगे। तो पहली एंट्री क्या होगी, बाय स्टॉक अकाउंट, ठीक है, कितने से स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, अभी हमने देखा था 10,000 से इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट और कौन सा एसेट है जो इंक्रीज हो रहा है, बाय बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है, बिल्डिंग इंक्रीज हो रहा है 6,000 से, तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन में एसेट नहीं है जो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वैल्यूएशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब बस क्रेडिट साइड में यही दो आइटम होंगे। नाउ कम टू डेबिट साइड, डेबिट साइड आ जाइए। डेबिट साइड में हम देखेंगे कि अगले जो चार एसेट्स हैं, मैं एक बार क्वेश्चन पे फिर से जा रही हूँ। देखिए क्वेश्चन में अगले जो चार एसेट है कौन कौन से, प्लांट, देखिए प्लांट, डेटर और फर्नीचर एंड बिल रिसीवेबल, अगले जो चार एसेट्स हैं इनमें क्या है, वैल्यूएशन डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें क्या हम रिकॉर्ड करते हैं, इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं कि कितने से डिक्रीज हो रहा है या कितने से इंक्रीज हो रहा है। तो अगला हमने लिखा टू प्लांट अकाउंट, और ये कितने से डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे हम डिक्रीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कितने से डिक्रीज हो रहा है 2,000 से। अगला है टू डेटर अकाउंट, कितने से डिक्रीज हो रहा है 1,500 से, क्वेश्चन में आपने देखा ये। अगला है फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर कितने से डिक्रीज हो रहा है 2,000 से। नेक्स्ट इज बिल रिसीवेबल अकाउंट, वो कितने से डिक्रीज हो रहा है 2,500 से, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप बैलेंस शीट के जो आइटम्स हैं उनको जो करंट मार्केट प्राइस है उससे कंपेयर करेंगे, और फिर फाइंड आउट करेंगे कि वेदर देयर इज एन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है। और फिर उसके बेसिस पे ये आपने रिकॉर्ड किया यहाँ पे। फिर इसके बाद लास्ट थिंग इसमें हम क्या करते हैं, उसके बाद वी डू बैलेंसिंग, उसके बाद हम करते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग कैसे की जाती है, बैलेंसिंग के लिए हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को बराबर करते हैं, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट साइड को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जिस तरफ अमाउंट कम आ रहा हो उस तरफ हमें बैलेंसिंग फिगर ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो जब आपने डेबिट साइड को जब आपने क्रेडिट साइड को सम किया तो यहाँ पे आया 16,000, पर जब आपने डेबिट साइड को सम किया तो यहाँ पे आपका सम आया 8,000। आप जब इन चार एसेट की जो डिक्रीज वैल्यू है इसको जब सम करेंगे तो आया 8,000। तो इनको बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बैलेंसिंग फिगर ऐड करना पड़ेगा, तो आपने 8,000 का बैलेंसिंग फिगर ऐड किया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक है। और दिस इज ट्रांसफर टू, अभी मैंने बताया था जो भी गेन आता है, ठीक है, या फिर जो भी लॉस आता है, दैट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस क्वेश्चन में गेन आया है, गेन क्यों आया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो इंक्रीज इन एसेट है, ठीक है, वो ज्यादा है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट क्या है, कम है। तो यहाँ पे क्या है, देयर इज गेन, यहाँ पे गेन है,
ठीक है। और ये गेन क्या किया जाएगा, पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए है टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू रोहित कैपिटल अकाउंट, और बल जो पुराना पार्टनर था रोहित और बल, इनके बीच में डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और किस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा, अब खास बात आती है, किस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 5:3, इसमें डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो 8,000 को जब डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 5,000 एंड 3,000 रिस्पेक्टिवली। तो इस तरीके से हमारा पूरा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है। जो भी एसेट में वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है उनको आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करिए, अगर एसेट की वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है तो उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करिए, ठीक है। और इस क्वेश्चन में लायबिलिटी के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पे जाते हैं, देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए जो लायबिलिटीज हैं उनका जो चेंज इन वैल्यू हो रही है वो कुछ भी नहीं दी गई है, इसलिए यानी लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज नहीं है, ठीक है। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलिए करना शुरू करते हैं जर्नल एंट्री, वो भी बहुत ही आसान है। सबसे पहली एंट्री किस चीज की होगी, सबसे पहली एंट्री है, सबसे पहली एंट्री होगी जो नया पार्टनर है राहुल पार्टनरशिप फर्म में ऐड हुआ है, वो जो भी कैपिटल अमाउंट लेके आ रहा है उसकी पहली एंट्री है, ठीक है। तो एंट्री क्या है, अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय राहुल, राहुल जो भी कैपिटल लेके आ रहा है उसकी एंट्री है। तो एंट्री क्या होगी, ये कैश लेके आ रहा है ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना होगा, ये जो नया पार्टनर आ रहा है कितना पैसा लेके आ रहा है, ये लेके आ रहा है 50,000, तो अमाउंट लिख दिया 50,000, ठीक है। अगली एंट्री किस चीज की होगी, देखिए जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ऐड होता है, ठीक है, तो उस ऐड जिस तारीख को हो रहा है उस तारीख से पहले जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जनरल रिजर्व में जो भी फंड है, या अगर कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ऑर्गेनाइजेशन के पास, ठीक है, या लॉस है, ठीक है, तो दैट इज डिवाइडेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये बात समझ में आई। नए पार्टनर के ऐड होने से पहले अगर ऑर्गेनाइजेशन के जनरल रिजर्व में कुछ पैसा है या प्रॉफिट लॉस में कुछ पैसा है तो वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। तो उसी की अगली एंट्री है। देखिए यहाँ पे जनरल क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो जनरल रिजर्व में कुछ अमाउंट है, कितना है, 28,000, ठीक है। तो अगली एंट्री इसी की है कि being the general reserve transfer to old partners capital account in the old profit sharing ratio, जनरल रिजर्व में जो भी पैसा है वो ओल्ड पार्टनर के बीच में डिवाइड किया जा रहा है। तो एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल अकाउंट टू बल्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये जो 28,000 का जनरल रिजर्व में जो फंड है इसको 5:3 के रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया, तब आ गया 17,500 एंड 10,500, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री रीवैल्यूएशन की एंट्री है, ठीक है। अभी हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था ना, तो उसकी एंट्री भी करनी होगी, तो इसकी 3 एंट्रीज होंगी। पहली एंट्री क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जितने आइटम है उनको रिकॉर्ड करो, ठीक है। तो ये है उसकी एंट्री। फिर अगली एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जितने आइटम है उनको रिकॉर्ड करो। और नेक्स्ट एंट्री किस चीज की होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट लॉस है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, और जो भी प्रॉफिट लॉस है उसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना। तो ये 3 एंट्रीज हैं। तो चलिए पहली एंट्री देखते हैं, ये रिवैल्यूएशन वाली, डेबिट साइड के आइटम रिकॉर्ड करने वाली। तो इसमें क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, किससे डेबिट होगा, उन 4 एसेट से डेबिट होगा जिनकी वैल्यू डिक्रीज हुई है, ठीक है। तो कौन कौन से एसेट हैं, टू प्लांट अकाउंट, टू डेटर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। और ये कितने से डिक्रीज हुए हैं, इनका जो वैल्यूएशन है कितने से डिक्रीज हुआ है, तो ये आप कंपेयर करेंगे बैलेंस शीट के आइटम, ठीक है। बैलेंस शीट में ये जो वैल्यूज दी गई हैं इनको, ये जो वैल्यूज दी गई हैं इनको, और यहाँ पे जो इनका करंट मार्केट प्राइस दिया है इनको आप कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि कितना डिक्रीज हुआ है। तो जैसे प्लांट 2000 है, डेटर 1500 है, फर्नीचर 2000 है, बिल रिसीवेबल 2500 है, तो ये डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट है। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ये जो एसेट्स हैं इनके नाम, ठीक है। और अमाउंट में आप इनकी डिक्रीज वैल्यू कितने से डिक्रीज हैं वो आप इसके अमाउंट में लिखेंगे, ठीक है। अगली एंट्री क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट किससे क्रेडिट होगा, स्टॉक अकाउंट और बिल्डिंग अकाउंट, इन दोनों से क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा, क्योंकि इन दोनों
एसेट की वैल्यू क्या है, इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो स्टॉक की कितने से इंक्रीज हुई है, 10,000, बिल्डिंग की कितने से इंक्रीज हुई है, 6,000, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितना आ जाएगा, 16,000। यहाँ तक आपको समझ में आया। एक एक एंट्री ये किसकी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड के आइटम को रिकॉर्ड करने के। नेक्स्ट एंट्री किस चीज की है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड के आइटम को रिकॉर्ड करने के लिए। और नेक्स्ट एंट्री क्या है, जो भी रीवैल्यूएशन अकाउंट में गेन आया है उसको ओल्ड पार्टनर के बीच में डिवाइड करने की एंट्री है ये, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल अकाउंट टू बल्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और रीवैल्यूएशन अकाउंट में गेन कितने का आया था, गेन आया था 8,000 का, ठीक है। तो ये 8,000 रुपीज जो है 5:3 के रेशियो में ओल्ड पार्टनर के बीच में डिवाइड होंगे, ठीक है। तो ये सिंपल 5 एंट्रीज थी इस स्लाइड पे। ये आपको, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं अब अगली एंट्री। इस क्वेश्चन में देखिएगा, गुडविल इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट। ये जो बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दी गई है इसमें कुछ ऑलरेडी गुडविल एग्जिस्ट कर रहा है। कितना गुडविल एग्जिस्ट कर रहा है, 30,000 का गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है बैलेंस शीट में। तो हमने जब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखा था तब हमने उसमें पढ़ा था कि इफ देयर इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल इन द बैलेंस शीट देन इट इज राइट ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर। अगर ऑलरेडी गुडविल एग्जिस्ट कर रहा है बैलेंस शीट में तो वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ कर दिया जाता है, ठीक है। तो अगली एंट्री इसी चीज की है, बीइंग द एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ये जो एग्जिस्टिंग गुडविल है इसे रिटर्न ऑफ किया जाता है किस रेशियो में, उसी रेशियो में 5:3 के रेशियो में, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट बल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना होगा, जो 30,000 का गुडविल है इसको 5:3 के रेशियो में डिवाइड किया है, ठीक है। तो आप ये कैलकुलेशन देख लीजिएगा। नाउ कम टू द लास्ट एंट्री। अब आ जाइए अपनी आखिरी एंट्री पे। आखिरी एंट्री क्या है, जब हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ रहे थे तब हमने देखा था जो नया पार्टनर आता है पार्टनरशिप फर्म में उसे गुडविल का अमाउंट तो लेके आना ही पड़ेगा, ठीक है। जो गुडविल का अमाउंट है नए पार्टनर को लेके आना ही पड़ेगा। बट अगर पार्टनर नहीं ला पाता है गुडविल के अकाउंट को तो उसे क्या किया जाता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, जो भी न्यू पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट से उस गुडविल के अमाउंट को एडजस्ट किया जाता है। यानी, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए वो जो नया पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट को उतने से कम कर दिया जाता है, ठीक है। तो जरा क्वेश्चन में देख करके बताइए कि क्वेश्चन में ये जो करंट गुडविल है ऑर्गेनाइजेशन का वो कितना है। तो देखेंगे क्वेश्चन में दिया गया है जो गुडविल है ऑर्गेनाइजेशन का वो कितना है, 50,000, ठीक है। फिर ये जो नया पार्टनर है उसका शेयर कितना है ऑर्गेनाइजेशन में, जो नया पार्टनर है उसका शेयर है 1/5, ठीक है। तो 50,000 ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल है, 1/5 नए पार्टनर का शेयर है, यानी जो गुडविल है नए पार्टनर का वो कितना हो गया, 50,000 का 1/5 निकाला दैट इज 10,000, ठीक है। यानी जो नया पार्टनर है राहुल उसको 10,000 एज अ गुडविल लेके आना था बट वो नहीं लेके आया। तो नहीं लेके आया तो क्या किया जाएगा, राहुल के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और रोहित और बल के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो वही ये एंट्री है, राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट टू बल अकाउंट, ठीक है। और ये किस रेशियो में क्रेडिट किया जाएगा, 5:3 के रेशियो में क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, ठीक है। तो जितना ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसी रेशियो में क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर ना समझ में आए एक बार रिवाइंड करके दोबारा फिर से देखिएगा, बट ये आ जाएगा समझ में, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, हैव अ गुड डे।